और आज कश्मीर विलय दिवस है। आज ही कश्मीर का विलय भारत में हुआ था, लेकिन आज बीजेपी ने यह सवाल फिर उठाया कि जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही कश्मीर का संकट खड़ा हुआ। नेहरू की गलतियों की वजह से आधा कश्मीर भारत के हाथ से चला गया और पीओके बन गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह तो काफी पहले से विलय के लिए तैयार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने देश हित को ध्यान में नहीं रखा, जिसका खामियाजा आज भी भारत को उठाना पड़ रहा है। 70 साल बाद एक बार फिर से महाराजा हरि सिंह की चर्चा हो रही है। आखिर क्या है कश्मीर विलय और महाराजा हरि सिंह की कहानी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकुट है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 1925 में राजा हरि सिंह शासन संभालते हैं और कई सारे बड़े नवाचार लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर के शासन प्रणाली में या शासन व्यवस्था में। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदू राजाओं ने एक परिवार की तरह चलाया। 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई और महाराज साहब ने देश की आज़ादी की बात अंग्रेज़ों के सामने की, और उसी दिन से अंग्रेज़ों ने इनके खिलाफ जो मुहिम कश्मीर में शुरू कर दी और उसके जो सूत्रधार शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को बनाया गया और जो डायरेक्टर थे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ लॉर्ड माउंटबेटन। सारी नदियाँ पाकिस्तान में जाती थी, सारा कारोबार पाकिस्तान में जाता था, सारा बिजली पाकिस्तान से आती थी और जाती थी। तो सवाल ये है कि उन दुविधा थी। 47 के बाद ये साजिश हुई है, उस इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई। 70 साल से एक साजिश चली और एक षड्यंत्र था। महाराजा हरि सिंह जी अपने वजह से नहीं गए, उनको कहा गया था जब वो दिल्ली गए थे शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने कि आपको देश निकाला गया है। उनके ऊपर ये दोष नहीं लगाइए कि स्वतंत्रता उन्होंने निर्णय कर लिया था। महाराजा हरि सिंह की जो हिस्ट्री है वो 6th से लेकर 10th तक कम से कम बच्चों को पढ़ाई जाए। उन्नीस 1947 से देश आजाद हो गया, मगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाई जाती थी। बताओ मुझे, मनाई जाती थी भाई? मनाई जाती थी? मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया। 23 अक्टूबर 1947 को इंडोनेशियन एम्बेसी के भीतर जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और पत्रकार हैरी हॉटसन मौजूद थे। अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था। उसी वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह का संदेश आया। वहां के हालात हाथ से निकल रहे थे। उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर पर शासन करने वाले डोगरा राजवंश के आखिरी राजा थे। 23 सितंबर 1895 में उनका जन्म हुआ था। 26 अप्रैल 1961 में वो दिवंगत हुए। जीवन के 52 साल उन्होंने मुस्लिम बहुसंख्यक कश्मीर पर शासन किया। उस समय जो समाज का पिछड़ापन था उसको दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बच्चों की शिक्षा है, उसको अनिवार्य कर देते हैं। उसके लिए बहुत सारे स्कूल खोले जाते हैं। यहाँ तक कि विवरण हमको मिलता है कि उन स्कूलों को
उनका ये प्रयास था कि सभी बच्चे एनरोलमेंट रेशियो 100% पहुंचे, इसलिए जबरी स्कूल नाम दे दिया गया था कि जबरदस्ती बच्चों को उठाकर स्कूलों में भेजा जाता था। तो एक बड़े स्तर पर शिक्षा की शुरुआत। फिर जो समाज में कुछ ऐसी विद्रूपताएं आ गई थी, उनको दूर करने का बहुत जबरदस्त प्रयास करते हैं। सामाजिक समरसता का, दलितों के लिए मंदिर का प्रवेश प्रारंभ कराते हैं। इस तरह से जो राजा हरि सिंह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर पर जो प्रयास हैं, वो उनको एक ब्रिटिश सत्ता के दौरान एक अलग स्थान देते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर रियासत की बात है, वो देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, इसलिए जम्मू कश्मीर के राजा के द्वारा ये सब कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, महाराजा हरि सिंह को अनफॉर्चुनेटली इतिहास के पन्नों में से गायब कर दिया गया। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, जम्मू कश्मीर के सामाजिक विकास को लेकर, पॉलिटिकल विकास को लेकर और इकोनॉमिक विकास को लेकर, वो शायद कोई और प्रिंसली स्टेट महाराजा कंपेयर भी नहीं कर सकता उससे। तो महाराजा हरि सिंह को इतिहास के पन्नों में नेहरू और शेख अब्दुल्ला की राजनीति के कारण गायब कर दिया गया। महाराजा हरि सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1930 में पहली राउंड टेबल में जब प्रतिनिधित्व कर रहे थे महाराजाओं का, प्रिंसली स्टेट्स का, और उन्होंने वहाँ पे अंग्रेज़ों के सामने बात रखी, कहा कि हिंदुस्तानियों को बराबर हक है अपनी आज़ादी का और बराबर सम्मान का। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक प्रिंसली स्टेट जो अपने आप को एक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मानता है, उसका राजा खड़े होकर आज़ादी की बात करे, बराबर अधिकार की बात करे। फर्स्ट प्रिंसली स्टेट था जिसमें कॉलेजेस आए, जो हायर एजुकेशन के लिए, अस्पताल, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के उस समय के सबसे 2 बड़े अस्पताल जम्मू कश्मीर में आए। तो इतिहास के पन्नों में शेख अब्दुल्ला की राजनीति ने उनको पूरा प्रयास किया कि उनको गायब कर दिया जाए, मगर उनका काम ही इतना बड़ा था कि आप कर नहीं पाए। जब भारत आजाद हुआ तो उनके सामने भी सवाल था कि वो भारत के साथ आएं या पाकिस्तान के पास जाएं। तब उन्होंने तय किया कि वो स्विट्जरलैंड की तरह एक न्यूट्रल और स्वतंत्र देश बनकर रहेंगे। वो ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही भारत के साथ। निर्णय नहीं लिया था कि मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, वो तो केवल सोच रहे थे कि क्या करें, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि 80% लोग मुसलमान थे और धर्म के नाम के ऊपर आपने भारतवर्ष का बंटवारा कर दिया। तो इसलिए उनको ये दुविधा थी कि क्या किया जाए। उन्होंने स्वतंत्र रहने का कोई निर्णय किया, ऐसी बात नहीं है। महाराजा हरि सिंह हिंदू थे और उनकी प्रजा का बड़ा हिस्सा मुस्लिम था। धर्म के आधार पर जब भारत पाकिस्तान बढ़ गए तो ये माना गया कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी हो वो तो पाकिस्तान का ही हिस्सा होगा। अंग्रेजों ने भी यही कहा कि राजा आज़ाद रह सकते हैं, लेकिन अपनी प्रजा और बगुल को ध्यान में रखकर महाराजा हरि सिंह ने आज़ादी की बात मान ली, लेकिन बगुल और मन की बात शायद समझ नहीं पाए। उस समय राजनीति में 4 चेहरे थे: मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और शेख अब्दुल्ला। इन चारों पर हरि सिंह को विश्वास नहीं था। जिन्ना की कट्टर सांप्रदायिकता से उन्हें नफरत थी। नेहरू उनके धुर दुश्मन शेख अब्दुल्ला के दोस्त थे और माउंटबेटन को शायद वो अपने आगे कुछ समझते नहीं थे। आज़ादी से पहले वायसराय इसी राष्ट्रपति भवन में रहा करते थे। आज़ादी से पहले ब्रिटेन को भेजे गए अपने एक पत्र में लॉर्ड माउंटबेटन लिखते हैं कि 18 जून 1947 को वो कश्मीर गए थे। वहाँ महाराजा हरि सिंह के मंत्री रामचंद्र काक से उनकी मुलाकात कई बार हुई, लेकिन हरि सिंह से वो एक बार भी नहीं मिल पाए। माउंटबेटन चाहते थे कि हरि सिंह और रामचंद्र काक दोनों कम से कम 1-1 घंटे मिलने का उन्हें वक्त दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिस दिन माउंटबेटन को दिल्ली वापस लौटना था, महाराजा हरि सिंह ने उन्हें समय तो दिया, लेकिन ऐन वक्त पे ये बताया कि पेट में दर्द है, इसलिए वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। कन्विक्शन नहीं, आशा समझिए। कन्विक्शन नहीं था, उनका आशा थी कि स्वतंत्र रियासत बन सकती है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो स्वतंत्र रहने की कोई भी संभावना नहीं थी। वहाँ से चीन बैठा हुआ है सर पे, रूस बैठा हुआ है सर पे, पाकिस्तान बैठा हुआ है।
तो वही स्वतंत्र थे एक तरीके से। हम देखिए 15 अगस्त से लेके 26 अक्टूबर तक तो स्वतंत्र थे। क्या हुआ? हमला हो गया, तबाही बर्बादी हो गई, करीब करीब राज्य सारा हाथ से निकल गया। आधा तो निकल ही गया, लेकिन सारा हाथ से निकलने वाला था। इसलिए स्वतंत्र रहना कोई व्यवहारिक बात थी नहीं। अब जो हमें दिखता है, उस समय बापूजी के सामने जो परिस्थितियां थीं वो बड़ी जटिल थी और बड़ी कठिन थी। उसको समझना पड़ेगा आपको। लेकिन वो किसी से साफ साफ कुछ कह भी नहीं रहे थे। हरि सिंह की इस स्थिति को लेकर वीपी मेनन ने अपनी किताब भारतीय राज्यों के एकीकरण में लिखा भी कि मैं ना तो इस आदमी को जान सका और ना ही इसका खेल समझ सका। महाराजा के मन में शैतान बुलबुला रहा है। वो बिना कुछ किए सर्वोत्तम पाना चाहते थे। इसके साथ स्वतंत्र जम्मू कश्मीर के खिलौने से खेल भी रहे थे। महाराजा आजादी के दीवाने थे और पाकिस्तान उन्हें गुलाम बनाने की साजिश रच रहा था। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से कबायली 23 अक्टूबर 1947 को बारामूला तक पहुंच गए थे। उनका प्लान था कि 26 अक्टूबर 1947 को वो कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे और फिर पाकिस्तान से सैनिक मदद मांगेंगे। इसके बाद कश्मीर हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की साजिश और कश्मीर के भविष्य के बीच चट्टान की तरह खड़े थे महाराजा हरि सिंह। चौबीस अक्टूबर 1947 को भारत सरकार के राज्य सचिव माउंटबेटन के राजनीतिक सलाहकार और सरदार पटेल के करीबी वीपी मेनन एक चातित विमान से श्रीनगर पहुंचे। उस दिन हवाई अड्डे पर ना तो उन्हें कोई रिसीव करने आया और ना ही शहर में उन्हें सन्नाटे के सिवा कुछ देखने को मिला। स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री महरचंद महाजन उनसे मिलने पहुंचे। मेनन उन पर भड़क गए। बोले, इतने दिन से हम ये बात समझा रहे थे कि पाकिस्तान आपको जीने नहीं देगा, तब ये बात आपको समझ में नहीं आई? कह रहे हो बड़ी देर लगा दी उन्होंने। तो देर लगा दी, जल्दी से करते तो फटाफट पाकिस्तान में जा सकते थे। ना मना होना था ना कुछ होना था। इसलिए वो बात नहीं है। सोचना पड़ी, भयंकर परिस्थितियां थी, कठिन बड़ी जटिल समस्याएं थी। महाराजा हरि सिंह की स्थिति सच में बहुत विचित्र थी। कश्मीर की 80% आबादी मुस्लिम थी, जबकि राजा हिंदू। मुस्लिम आबादी के बल पर पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि कश्मीर पके सेब की तरह उनकी गोद में गिरेगा। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर को भारत में लाने का दबाव बना रहे थे। जिन्ना की थ्योरी, बहुसंख्यक मुसलमान इसलिए कश्मीर पाकिस्तान की तोड़ अपने अच्छे दोस्त शेख अब्दुल्ला में देख रहे थे, जो कश्मीरी मुसलमानों के नेता होने का दावा करते थे। भारत के साथ थे और राजशाही खत्म करके लोकतंत्र कायम करने का आंदोलन चला। हरि सिंह के सेनापति मेजर जनरल स्कॉट उन पर पाकिस्तान के साथ जाने का दबाव बना रहे। उनके मंत्री रामचंद्र काक लगातार पाकिस्तान के संपर्क में थे। अंग्रेज वायसराय माउंटबेटन उन्हें भारत में आने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि कश्मीर का भूगोल उसके आजाद मुल्क बनने में सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन पाकिस्तान के रणनीतिकार ये मान रहे थे कि पहले हरि सिंह को मिलाएंगे, फिर शेख अब्दुल्ला को मुस्लिम भाईचारे के जाल में फंसाकर हरि सिंह को हटा देंगे। शाही रियासतों का विलय भारत में कराने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसे पाकिस्तान में जाने देना चाहिए। पाकिस्तानियों ने तो तैयारी कर रखी थी। उनको तो ये शक था कि महाराजा हरि सिंह हिंदू होने के नाते भारतवर्ष में जाएंगे, इसलिए हमें कुछ इसमें एक्शन लेना पड़ेगा पहले। इसीलिए उन्होंने वो सारे कबायली जो हैं, जिसमें पाकिस्तान के अफसर सफ़ेद कपड़ों में शामिल थे, उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। अब जब उन्होंने देखा 15 अगस्त के बाद कि महाराजा जो हैं
अब हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं पक्की तरफ से, तो उन्होंने हमला किया। जब पाकिस्तान की सेना कबाली बनकर बारामूला पहुंच गए, उन्होंने श्रीनगर की बिजली काट दी और वहां के चर्च की एक नन का रेप किया। श्रीनगर में अफरा तफरी फैल गई। महाराजा की फौज के मुस्लिम सिपाही भी पाकिस्तानी कबालियों के समर्थन में आ गए। तब वीपी मेनन कश्मीर में थे। उन्होंने हरी सिंह से पूछा, आप कबालियों को कितनी देर तक रोक सकते हैं? हरी सिंह बोले 48 घंटे। वीपी मेनन ने हरी सिंह को जम्मू जाने के लिए कहा और खुद विमान से दिल्ली पहुंच गए। मेनन जब दिल्ली पहुंचे तो डिफेंस कमेटी की बैठक चल रही थी। वो सीधे वहीं गए। माउंटबेटन ने कहा कि भारत हरी सिंह की रियासत को कबायलियों से बचाने के लिए तभी सेना भेज सकता है जबकि वो भारत में विलय कर रही है। आनन फानन में किसी रियासत के विलय का दस्तावेज लेकर उसमें महीना, नाम और तारीख बदल दी गई। मेनन उसे लेकर फिर से हरी सिंह के पास जम्मू पहुंचे। मेनन जब जम्मू के राजभवन पहुंचे तो पूरा राजभवन अस्त व्यस्त था। महाराजा हरि सिंह रात भर के सफर से थक चुके थे और वो सोने चले गए थे। लेकिन सोने जाने से पहले महाराजा ने कैप्टन दीवान सिंह को बुलाकर कहा था कि अगर 12 बजे रात तक मेनन मदद का मसौदा लेकर ना लौटें तो मुझे गोली मार देना। मेनन आए, सीधे महाराज के बेडरूम में गए और वहीं पर महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। तब ना तो इसमें धारा 370 का कोई जिक्र था, न ही 35A का। जम्मू से दिल्ली लौटने के बाद मेनन ने एक डिनर का आयोजन किया जिसमें ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर अलेक्जेंडर साइमन को बुलाया। वहां बुलाने के बाद उन्होंने बैग से विलय के कागजात निकाले, उन्हें दिखाया, महाराजा हरि सिंह के बारे में हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कश्मीर उनके बैग में है। भारत ने सेना भेजी, कश्मीर को पाकिस्तान से छीन लिया गया। जिन्ना गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा कबायली बनाकर पाकिस्तानी फौज भेजो, लेकिन भारतीय सेना ने मौका नहीं दिया। कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। एक तरीके से राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि शेख अब्दुल्ला को फिर शक्ति, शेख अब्दुल्ला सारी उम्र पिताजी के और हमारे परिवार के विरुद्ध रहे, तो वो जवाहरलाल जी के बड़े नज़दीक थे और कांग्रेस के बड़े नज़दीक थे। उनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अब भी है। तो जब महाराजा हरि सिंह जी ने ये दस्तखत कर दिए तो एक ये थी भारतवर्ष की शर्त समझी एक तरीके से कि भाई अब सत्ता जो है शेख अब्दुल्ला को सौंप दो। तो करीब 2-3 महीने के बाद उन्होंने शेख अब्दुल्ला को अपॉइंट कर दिया था, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर, पता नहीं कोई नाम था। तो उनकी और उनकी इतनी आपस में खटपट थी। और एक याद रखी और नई बात समझाऊँ आपको, प्लेबिसाइट की बात उस वक्त ज़ोरों से चल रही थी। आजकल तो लोग प्लेबिसाइट सब कहते हैं, फू क्या प्लेबिसाइट, क्या प्लेबिसाइट। उस वक्त बड़ी पक्की बात चल रही थी। बताऊं आपको विजय लक्ष्मी जी, यहाँ तक कि प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो चुके थे यूनाइटेड नेशन से। एडमिरल चेस्टर निमित्स करके प्रसिद्ध एडमिरल है जिनके नाम पे एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, वो नियुक्त हो गए थे यूएन की तरफ से प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ तक बात चली गई थी। तो अगर प्लेबिसाइट होती तो हमारे लिए कौन प्लेबिसाइट जीतने वाला था? शेख अब्दुल्ला, क्योंकि वही मुस्लिम का उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसलिए उनका विप हैंड था। तो उन्होंने ये शर्त लगाई कि जब तक महाराजा हरि सिंह हैं और महारानी तारा देवी, माँ जी से वो ज़्यादा झेमते थे इसलिए कि माँ जी तो एक छोटे गांव से आती थी, वो गरीबों के पास जाती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।